जय हिंद दोस्तों। मैं महेश सर। आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन और ये साइंस का फिजिक्स जिसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो हम देखेंगे इसमें अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स। तो हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन और वो भी है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए। तो हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन क्या होता है। पहले तो हम जान लें कि फिजिक्स मीन्स क्या होता है। तो फिजिक्स मीन्स होता है भौतिकी। क्या होता है? फिजिक्स मीन्स भौतिकी। अगर इसका जनक की बात की जाए तो हम सर आइजैक न्यूटन को बोलेंगे। तो फिजिक्स मीन्स क्या होता है? भौतिकी। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिकी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए साइंस का 3 पार्ट होता है, जिसमें पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी। तो फर्स्ट जो है फिजिक्स, हम इसके बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स क्या होता है? बोलेंगे भौतिकी वह शास्त्र है जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि फिजिक्स क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जान गए, जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, स्पीड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिजिक्स का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो पहले हम इसको समझेंगे। बोल रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, ठीक है। तो हम वस्तु को कैसे देखेंगे? वस्तु को हम जब तक प्रकाश नहीं उस पर पड़ेगा तो हम किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब वह हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके वजह से हम कोई वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आप समझिए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब बताइए, आप एक रूम में हैं, ठीक है। तो आप एक रूम में हैं, वहां पे लाइट नहीं रहेगी तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो समझेंगे कि अगर लाइट नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं या कोई अन्य चीजों को नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश आएगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं तो इसका मतलब हमको बहुत जरूरी है प्रकाश का। जो महत्व हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। समझिए,
जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश से क्या होता है, हम लोग का वो जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो बोलेंगे सूर्य का प्रकाश। क्या है, वो हमारे लिए विटामिन डी का काम करती है, हमारे फसलों का काम करती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा लाती है वो सूर्य का प्रकाश ही देती है। और जो देखिए जो पौधे हैं, जो पौधे होते हैं ना, उसका जो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो जो सूर्य की प्रकाश होता है उसकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। तो हम समझ गए कि प्रकाश क्या है, हम समझ गए कि प्रकाश क्या है। तो आगे हम बढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो हम समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम के द्वारा वापस लौट जाती है। जैसे मेरा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई क्या है, वस्तु हो या दर्पण हो, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग वापस लौट गया। अब बताइए, जो आया प्रकाश उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आती प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब बताइए, और जो गया प्रकाश को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब बताएंगे आप कि देखिए कोई वस्तु है जो चमकीला है या बोल सकते हैं कि चिकना है, ठीक है, अगर उस पर अगर प्रकाश पड़ती है और वो वापस लौटती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलने की घटना क्या कहलाती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलने की घटना को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है, तो बोलेंगे प्रकाश जो अगर सीधी रेखा में चल रही है, प्रकाश क्या हो रही है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में क्या हो रहा है, चल रही है, सीधी रेखा में चल रहा है। यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है। अब बताइए, कोई वस्तु है यहाँ पे चल रही है कोई प्रकाश, ठीक है, और सीधी रेखा में जा रही है। कहाँ जा रही है, सीधी रेखा में। तो आप समझेंगे जो सीधी रेखा में जाएगी उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का रेखीय संचरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का रेखीय संचरण। तो हम लोग यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया कि प्रकाश का रेखीय संचरण क्या होता है। तो बोलेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का रेखीय संचरण। तो आप लोग मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम बताए, फिर उसके बाद हम बताए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। उसके बाद हम बताए कि जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का रेखीय संचरण। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, आप सही अगर तरीके से पढ़ते हैं तो आपका जो भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है वो आप अच्छा कर पाएंगे, उसमें अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो मैं एक मोटिवेशनल शायरी के तौर पर कुछ देना चाह रहा हूँ कि जब आप शुरुआत करते हैं ना तो आप मोटिवेट रहिए। ये नहीं कि मोटिवेशनल इधर उधर से खोजिए, नहीं, माँ बाप से खोजिए। ठीक है, माँ बाप ही आपका मोटिवेशनल है। ठीक है, तो ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। तो आप ये मोटिवेशनल को, ये जो मोटिवेशनल है कोट, इसको याद रखिए और इसी को पढ़कर आप क्वेश्चन को याद रखिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपतन कोण मापा जाता है। आपतन कोण मापा जाता है, पहले हम समझा देते हैं आपतन कोण क्या होता है। यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ से हम प्रकाश की किरण हम भेजे, ठीक है, या प्रकाश भेजे, यहाँ वापस लौट जाएगा और इसको जो होगा ना इसको हम बोलते हैं क्या,
आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है। और जो इस पर अगर आप एक रेखा खींचिएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। अभी अभिलंब, क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण। और इसको परावर्तित किरण, किरण बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपतन कोण क्या, आपतन कोण जो होता है यहाँ पे होता है यही आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप समझ गए कि आपतन कोण किसको बोलते हैं? जो आएगा देखिए यहाँ से और वापस लौटेगा परावर्तन कोण, जो आएगा आपतन कोण आई होता है यहाँ, आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण क्या होता है? आर। ये दोनों क्या होता है? तो बोलेंगे आई बराबर आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतन कोण मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है? तो बोलिए कहाँ से मापा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ से मापा जाता है? अभिलंब से। कहाँ से? देखिए अब बोले थे ना यहाँ से मापा जाएगा। कहाँ से मापा जाएगा? यहाँ से। ये जो है ना यहाँ से क्या मापा जाएगा? आपतन कोण। क्या मापा जाएगा? आपतन, आपतन कोण, यही है आपतन कोण। ठीक है। आपतन कोण को आई है, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आपतन कोण आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। जैसे हम फोटो खींचते हैं ना तो जो चेहरा बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो जो समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो बोलेंगे कैसा होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बोलेंगे आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। कैसा होगा? देखिए हम एक बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ये पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसको पर्दा पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ये जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बोलेंगे आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। ये क्लियर है आपका? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? अवतल दर्पण का फोकस यानी एफ कैसा होगा? एफ कैसा होगा? अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? या अवतल दर्पण का फोकस होता है, यही पूछ रहा है। अभी आपको हम बताए थे कि अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे है अनंत। आगे क्या है? अनंत। आगे क्या है? अनंत। बोलेंगे अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है?
अवतल दर्पण देखिए आपको हम बताते हैं, अवतल दर्पण उसको बोलते हैं जो बीच में से धंसा हुआ रहता है, ठीक है, बीच में से क्या होता है, धंसा हुआ, और किनारों से मोटा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण है, बीच में से पतला और किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। क्या होता है, मोटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, तो वो अवतल दर्पण का फोकस होता है तो बोलेंगे वास्तविक होता है। कैसा होता है, तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा भी होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में आपको बता दिए और आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप समझिए कि ये जो 4 क्वेश्चन हम किए हैं, इसमें से अगर आपको जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि जो हम बताए हैं पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तल दर्पण। आप देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण बीच में मोटा होता है, बीच में बीच में बीच में मोटा होता है, और किनारों किनारों में पतला होता है। ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, बीच में मोटा होता है और किनारों की अपेक्षा पतला होता है। क्या होता है, पतला। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए आप लोग मोटा होता है और किनारों की अपेक्षा पतला होता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, आभासी होगा। वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है परावर्तन के नियमों की संख्या है। परावर्तन के नियमों की संख्या है, परावर्तन के नियमों की संख्या बोल रहा है, इसका रूल नियम है, ठीक है। तो कितने होते हैं, परावर्तन के नियम की संख्या कितने होता है। हम आपको बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने माध्यम से वापस लौट जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के नियमों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 2 होती है। कितनी होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलाम तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है, बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना होता है इसका नियम, 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी बोल रहा है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे, अवतल दर्पण का यूज कहाँ करेंगे। तो हम बताए थे अवतल दर्पण का यूज कहाँ करेंगे, अवतल दर्पण का यूज वहां करेंगे जैसे हो गया दाढ़ी बनाने में, ठीक है, सर्च लाइट भी हो गया, ठीक है, दंत चिकित्सक में भी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग है।
तो देखिएगा, वाहन के पीछे नहीं होगा, क्या होगा, वाहन के पीछे नहीं होगा, सड़क लाइट के भी नहीं होगा और सुरक्षा दर्पण के भी नहीं होगा। तो मेरा क्या होगा, शेविंग मिरर, यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, या उत्तल दर्पण सदैव बनाता है, क्या बनाता है, उत्तल उत्तल जो दर्पण है सदैव क्या बनाता है, यानी हमेशा क्या बनाएगा। तो बोलेंगे उत्तल दर्पण क्या बनाएगा हमेशा, बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो बोलेंगे नहीं सर। उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, तो बोलेंगे नहीं सर। बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो बोलेंगे नहीं सर। तो क्या बनाता है छोटकू, बताइए, छोटकू एवं छोटकी क्या बनाता है, बोलेंगे आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या बनाता है, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब और आभासी बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब और आभासी बनाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हम चलते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार कैसा होगा, तो बोलेंगे बड़ा होगा। बताइए, समतल दर्पण यानी इसका जो दर्पण है बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। इसे देखिए, तो इसमें बड़ा बनेगा समतल दर्पण में, तो बोलेंगे इसका आकार बड़ा नहीं होता। बोलेंगे छोटा होगा, तो नहीं होगा, उल्टा होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, जितना वस्तु बनेगा वस्तु के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, होगा या मिस्टेक होगा, आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं पूरी कोशिश के साथ आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो देखिए, आज का सेशन लास्ट हम कर रहे हैं यहीं से, क्योंकि आपका 10 क्वेश्चन हो गया है। तो सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।